स्वार्थी बेटे को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है स्वार्थी बेटे को सबक। आज बूढ़े पिता भूख से व्याकुल इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन कोई भी उनको खाना देने नहीं आया। बूढ़े पिता अपने तीनों बेटे के दरवाजे पर जा रहे थे, पर आज उन्हें किसी बेटे के दरवाजे पे खाना नहीं मिल रहा था। तो राम प्रसाद जी सोचने लगे, भगवान क्या किस्मत बनाई है मेरी। अपनी जिंदगी भर की कमाई का एक एक रुपया अपने तीनों बेटे के नाम कर दिया, लेकिन आज उन्हीं बेटों के पास खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है मेरे लिए। बहुत सोचने के बाद बूढ़े पिता अपने छोटे बेटे के पास जाते और बोलते, बेटा अब रितेश बहुत जोर की भूख लगी है, बेटा बहू से बोलो कुछ खाने को दे दे। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे कुछ अन्न का एक दाना भी नहीं दिया है। भूख से मेरी आते ही कुलबुला रही है। तू जरा बहू से बोल दे कि कुछ भी खाने को दे दे। अभी बेचारे राम प्रसाद जी इतना ही बोल पाए थे कि उनकी छोटी बहू मुँह बनाते हुए बोलती है, हर दिन हमारे पास ही खाएगा यह बुढ़ा, और दूसरे बेटे बहुओं के पास जाकर हम लोगों की बुराई करता है। इधर से उधर करना तो उनसे कोई सीख है। इतनी बातें सुनने के बाद भी बेचारे वृद्ध राम प्रसाद जी वहीं बैठे खाने का इंतजार करने लगे। करते भी तो क्या, बेचारे बस आस भरी नजरों से अपनी बहू को देखे जा रहे थे कि वो कब उनको खाना देंगे, कब वो अपनी भूख शांत करेंगे। तभी छोटी बहू ने उनके सामने थाली पटकते हुए खाना रखा और बोली, ठूस लो खाना, जब देखो खाने ही पड़ी रहती हैं। बेचारे राम प्रसाद जी चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाने लगे। फिर वही पास परी पुरानी टूटी चारपाई पे लेट गए और लेटे अपने पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके मैं और मेरी पत्नी अपने बेटों को खिलाते थे। हम दोनों कुछ न खाए पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते थे, उनको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होने देते थे। कभी भी उन लोगों ने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन आज तीनों बेटे के पास उन्हें रखने के लिए न तो जगह है और न ही दो वक्त की रोटी। राम प्रसाद जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा राकेश, बीच वाला बेटा दीपेश और छोटा बेटा रितेश। तीनों बेटों को राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी मनोरमा जी ने बड़ी जतनों के साथ पढ़ाया था ताकि वो बड़े आदमी बन सके। इसलिए वो दोनों दिन रात मेहनत करते रहे और राम प्रसाद जी और मनोरमा जी की मेहनत भी रंग लाई। बड़ा बेटा राकेश पढ़ाई लिखाई कर बैंक में क्लर्क बन गया। बीच वाला बेटा दीपेश पढ़ लिख कर प्राइमरी स्कूल में टीचर और छोटा बेटा रितेश ने बीटेक कर लिया। सही समय पर ही तीनों बेटों की शादी हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। तीनों बेटों ने शादी करने के बाद जैसे अपने माता पिता से मुँह ही मोड़ लिया। फिर भी राम प्रसाद जी अपनी पत्नी मनोरमा जी के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन कहते हैं न कि भगवान को उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। राम प्रसाद जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक तूफान ने उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा भर दिया। उनकी पत्नी को एक दिन अचानक हार्ट अटैक पड़ गया। वह उनको अकेली इस दुनिया में छोड़कर चली गई। एक उनकी पत्नी ही थी जिससे वो अपने दुख की बातें कर लिया करते थे, लेकिन वो भी उनको छोड़कर चली गई। पत्नी के इलाज में राम प्रसाद जी का बहुत सारा पैसा लग गया, जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाया था। जब राम प्रसाद जी ने अपने तीनों बेटों से माँ की तेरहवीं करने को बोला तो फिर तीनों एक साथ बोले कि पिताजी इसकी क्या ज़रूरत है, माँ जी तो मरकर चली गई, बेकार में खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे में हमारे खर्चे भी हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के खर्च अलग से हैं। हमारे ऊपर तो हमसे तो न हो पाएगा ये फालतू के खर्चे। बेचारे वृद्ध पिता अपने तीनों बेटे के जवाब से दंग रह जाते हैं और सोचते हैं उन्होंने तो अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। वही प्यार, मान सम्मान और स्नेह दिया था जो एक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। राम प्रसाद जी और मनोरमा जी जब अपने बच्चों को बचपन में लाड प्यार करते तो वो लोग यही सोचते थे कि उन्हें भी उनके बच्चे ऐसे ही मान सम्मान और प्यार देंगे। राम प्रसाद जी अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटे आंसू बहाए जा रहे थे, लेकिन आज उनके आंसुओं की कदर करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही लेटे कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उन्हें खीर बनने की खुशबू आई। खीर राम प्रसाद जी को बहुत पसंद थी। खीर की खुशबू से वो अपनी पत्नी को याद करने लगे, जैसे उनकी पत्नी उनके लिए सप्ताह में 2 बार खीर जरूर बनाती थी
और कैसे वो सभी बच्चे मिलकर खीर को खाते थे, लेकिन आज देखो कैसे उन्हीं बच्चों के सामने एक एक दाने के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। खीर की खुशबू से उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि खीर बड़ी बहू के यहाँ से बन रही है। वो सोचने लगे क्यों न बड़ी बहू से एक बार मांग कर देखता हूँ। बहुत ही हिम्मत के साथ राम प्रसाद जी अपनी बड़ी बहू के पास गए और बोले, बहू आज तुमने क्या खीर बनाई है, जरा थोड़ी सी खीर मुझे भी दे देना। जाने कितने दिन हो गए मैंने खीर नहीं खाई। तेरी सास जिंदा थी तो वो मेरे लिए अक्सर खीर बना दिया करती थी। बड़ी बहू मीनाक्षी का भी इतना सुना था कि वो चिल्लाते हुए बोली, जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ आपको न जाने कहाँ से खुशबू लग जाती है और तुरंत ही कुत्तों की तरह यहाँ दौड़ चले आते हैं। इतना भी चटोरापन अच्छा नहीं है। इस उम्र में चुपचाप यहीं बैठे रहिए। राम प्रसाद जी वहीं पास परी कुर्सी पर बैठ जाते ही मीनाक्षी उन्हें 2 चम्मच खीर देने आई तो राम प्रसाद जी उस खीर को लेकर जाने लगे। तभी मीनाक्षी ने उस कुर्सी को जोर से फेंक दिया जिस पर राम प्रसाद जी बैठे हुए थे और जोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान, इस बुढ़ी ने क्या अनर्थ कर दिया। एक तो यह महीनों महीनों नहाता नहीं और ऊपर से मेरी कुर्सी पे बैठ गया और अपने पति से चिल्लाते हुए बोलती है, सुनिए जी, जब भी तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें ज़मीन पे बैठाया करिए। एक तो नहाते नहीं है, ऊपर से मेरी कुर्सी भी गंदी करती। देखो कैसी कुर्सी में बदबू आ रही है, मुझे तो उल्टी आ जाएगी। अपनी पत्नी को जब इस तरह गुस्सा करते हुए राम प्रसाद जी का बड़ा बेटा राकेश देखता है तो वो बोलता है, पिताजी बैठने से पहले थोड़ा सोचा करिए कि कहाँ बैठना है। आपकी इतनी उम्र हो गई, आपको तो इतना भी ज़रूर नहीं है कि कहाँ बैठना है, जबकि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप ज़मीन पे बैठा करिए, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में नहीं आती है। आप बार बार मना करने के बाद भी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। आप यह खीर मुझे पकड़ा कर और चलिए जाइए, पहले कुर्सी धोइए जाकर। राम प्रसाद जी बेटे की बात सुनकर उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू उतर आए और आंसू भरी आंखों से कुर्सी साफ की। कुर्सी को साफ करते करते सोचने लगे, मेरे हाथों और पैरों में दर्द रहता है, मेरे घुटने से अब ज़्यादा चला नहीं जाता और सर्दी भी भयंकर है, तो मैं नहाऊं भी तो कैसे नहाऊं। वही मुझे गर्म पानी भी तो करके नहीं देता। तीनों बहुओं को कितनी बार कह चुका हूँ कि पानी गर्म करके दे दो, लेकिन कोई भी पानी गर्म करके नहीं देती। सर्फ और साबुन भी नहीं देता। बोलते हैं कि मेरे पास से बहुत बदबू आती है। गर्मियों में तो जैसे तैसे नहा लेता हूँ, लेकिन सर्दियों में कैसे नहाऊं। हे ईश्वर, क्या यही सब देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है। राम प्रसाद जी सोचते सोचते रो पड़े और वहाँ से उठकर अपनी टूटी हुई चारपाई पे धम से बैठ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर उस दिन खूब रोए। रोते रोते राम प्रसाद जी की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने वाला नौकर रामू उनके पास आया चाय लेकर, तो राम प्रसाद जी ने कहा, बेटा क्या तुम मुझे नहला दोगे, बदबू के कारण कोई भी मेरे पास नहीं आता है। रामू बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको नहला दूंगा। उस दिन रामू ने गर्म पानी किया और राम प्रसाद जी को नहलाया। पूरे 2 महीने बाद राम प्रसाद जी ने नहाया था। राम प्रसाद जी ने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया तो रामू बोला, बाबा आज बड़े भैया और बड़े भाभी घर पे नहीं थे तो मैंने गर्म पानी कर दिया। आप उनसे मत बोलिएगा कि मैंने आपको गर्म पानी से नहलाया था, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, बस मेरा एक काम करोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी बेटी राधा से मेरी बात करा दो। अपने फ़ोन से उसकी आज बहुत याद आ रही है। मेरी बहू या बेटे तो मुझे अपनी बेटी से भी नहीं मिलने देते। हाँ हाँ करवा तो दूंगा, पर जल्दी करना क्योंकि भैया और भाभी आने वाले हैं। बूढ़ी पिता रोते हुए अपनी बेटी राधा को फ़ोन पर बोलते हैं, बेटा इस बूढ़ी की याद नहीं आती क्या। तब राधा बोलती, पिताजी याद तो बहुत आती है, लेकिन भैया भाभीयों को मेरा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी जो मुझे ताना मारती वो मुझे इतने तीर के समान चुभते हैं कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती। खैर पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। वैसे आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आप अपना ख्याल रखना। राधा 2-4 दिन के बाद अपने पिता से मिलने अपनी माँ से आती है तो वो अपने पिताजी के लिए कुछ खाने का सामान भी बना कर लेके आती है। जब तीनों भाभीयों को पता चलता है कि नंद आई है
और अपने ससुर से बहुत सारा खाने का सामान लाई है। तो वो तीनों अपनी ननद पे तनाकर बोलती है, क्या हम तुम्हारे पिताजी को भूखा रखते हैं जो तुम अपने ससुराल से अपने पिताजी के लिए खाना बांध कर लाई हो? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ससुराल वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुमने तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू करके रख दी है। तीनों भाभीयों ने मिलकर राधा को बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़े पिता अपनी बेटी के लिए रोते ही रह गए। अगले दिन बड़ी बहू दंदनाते हुए राम प्रसाद जी के पास गई और बोली, पिताजी आज आप कमरे से बाहर निकलिए, मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं आपको देखकर वो शादी के लिए मना ही ना कर दे, इसलिए आप खबरदार जो कमरे से बाहर निकले। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका साया मेरी बेटी की खुशबू पे पड़े, समझिए आप। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप आप वैसा ही करना। अगर आप गलती से भी बाहर नजर आए तो समझ लेना आपकी खैर नहीं। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बड़ी बहू से बोली, बेटी जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। तुम कहती हो तो मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊँगा। राम प्रसाद जी को सुबह से शाम अपने कमरे में बैठे हो गए, ना तो उन्हें कोई खाना देने आया ना ही पानी पूछने। भूख प्यास से व्याकुल रात में सभी को आवाज़ लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। रात तो जैसे तैसे कटी। सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। जब रामू उनके कमरे में झाड़ू लगाने आया तो उसने बाबा बाबा कहकर उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो रामू ने सभी को आवाज़ लगाकर बुलाया। पिता की ऐसी हालत देखकर सभी बेटा बहू आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि आप पिताजी को डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा। भव्य तो वैसे ही राम प्रसाद जी का हाल बेहाल कर रखी थी। लड़कों को भी अपने पिता से कोई लगाव नहीं था, तो सबने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से हाथ जोड़ लिए। कोई भी उनका खर्च उठाने के लिए तैयार न था। तो तीनों लड़के उन्हें ऐसे ही आस्था में वृद्ध आश्रम छोड़ आए। जब वृद्ध आश्रम वालों ने पूछा, आप कौन हैं? तो वो राम प्रसाद जी के पड़ोसी बताकर चले गए। जब राम प्रसाद जी को वृद्धाश्रम में डॉक्टर को दिखाया गया तो कुछ घंटों में उनको होश आया। राम प्रसाद जी ने जब अपने आप को वृद्धाश्रम में देखा तो वो पूछने लगे कि यह कहाँ कैसे आए। तो उनके ही जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनको उनके पड़ोसी यहाँ छोड़ गए हैं। राम प्रसाद जी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर वो अपने आप ही समझ गए कि हो ना हो मेरे बेटे ही होंगे। लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें बड़ा ही खराब लग रहा था कि कहने तो उनके 3 बेटे थे, लेकिन कोई भी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता था। राम प्रसाद जी वृद्ध आश्रम में रह रहे थे, पर वो उदास रहते। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके बेटे काबिल बनकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी देना और एक कमरे में रखना ही भारी पड़ गया। कुछ दिन बीते उन्हें वृद्धाश्रम में रहते हुए, तो उन्होंने एक दिन देखा कि वृद्धाश्रम के सभी लोग वृद्धाश्रम की सफाई करने में लगे हुए थे और वृद्धाश्रम की सजावट भी कर रहे थे। तभी राम प्रसाद जी ने अपने एक बुजुर्ग मित्र से पूछा कि आज यहाँ क्या होने वाला है। तब बुजुर्ग मित्र बोले, आज यहाँ इस वृद्धाश्रम की संचालिका आने वाली हैं, श्रीमती सावित्री जी। सावित्री जी का नाम सुनकर राम प्रसाद जी थोड़ा सा चौंकते हैं, तो एक बार फिर से उस वृद्धाश्रम को गौर से देखते हैं। तो उस वृद्धाश्रम को देखकर वो एकदम से अंदर से कांप जाते हैं। उनको ऐसे कांपते हुए देखकर वो बुजुर्ग मित्र बोलता है, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब राम प्रसाद जी बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में श्रीमती सावित्री जी अपनी बेटी आराध्या और दामाद सोनू जी के साथ आते हैं। साथ ही उनके साथ 4-5 नौकर भी आते हैं। उनके देखकर सभी आश्रम के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सावित्री जी ने बड़े ही प्यार से इस आश्रम के सभी लोगों की ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा था। तभी उनका हर प्रकार से ख्याल रखती थी। वो तो इस आश्रम की माँ थी, क्योंकि 85 वर्ष सावित्री जी बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। सावित्री जी अपनी बेटी और दामाद के साथ वृद्धाश्रम के सभी लोगों को उपहार बांटती हैं। उन्होंने पूछा कि कोई उपहार लेने से छूट तो नहीं गया क्या? तो वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, राम प्रसाद जी रह गए हैं, वो बगीचे में पौधों को पानी डाल रहे हैं। तो सावित्री जी बोलते कि क्या राम प्रसाद जी कोई नए सदस्य हैं?
तो वृद्धाश्रम के लोग बोलते हैं हम माता जी दर्शन पहले ही उनके पड़ोसी उन्हें यहाँ छोड़ गए थे, बेचारे बहुत उदास रहते हैं। आप रुकिए, हम लोग सभी राम प्रसाद जी को बुलाते हैं। राम प्रसाद जी का नाम सुनकर सावित्री जी भी सोच में डूब गई, लेकिन पास खड़ी बेटी आराध्या की आवाज़ सुनकर सावित्री जी बोलती, हाँ बेटा, कुछ बोल रही थी तुम? क्या? तो आराध्या बोलती है, माँ आपको सभी लोग चाय नाश्ता के लिए बुला रहे हैं। तो सावित्री जी सभी के साथ चाय पीकर सबका हाल चाल पूछने लगती है। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, नमस्ते माता जी। यह आवाज़ सुनकर सावित्री जी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती तो वे एकदम से दंग रह जाती हैं। उनके हाथ से कफ छूट जाता है। इधर आराध्या और सोनू भी राम प्रसाद जी को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि सावित्री जी राम प्रसाद जी की माँ थी और आराध्या जी राम प्रसाद जी की बहन। राम प्रसाद जी की नज़रें जैसे मनोरमा जी पर पड़ती हैं तो उनकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। सावित्री जी सोच के भंवर में डूब जाती है, बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं बैठकर तुम्हारी सब्जी तो काट दूंगी पर मुझे झाड़ू पोछा नहीं होता है। बेटा मुझे डायबिटीज की बीमारी है और कुछ तो रहम करो, अपनी बूढ़ी सास पे 65 वर्षीय सावित्री जी अपनी बेटे राम प्रसाद जी की पत्नी मनोरमा जी से बोलती हैं। मनोरमा जब अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनती है तो वो बोलती, अरे माँ जी आप रोटियाँ तो चार चार खाते हैं और काम के लिए आप हमेशा रोना रोती हैं। देखिए माँ जी, मैं भी कोई बैठकर खाना नहीं खाती हूँ, काम तो आपको करना ही पड़ेगा और ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, बारिश होने वाली है, आप यहाँ बैठिए, पंचायत मत करिए, जाकर जल्दी से ऊपर से कपड़े उतार कर लाइए। सावित्री जी जैसे तैसे सीढ़ियाँ चढ़ कर जाती हैं और हाँफते हुए कपड़े उतार कर लाते हैं और बहू से बोलती, बेटा 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा डॉक्टर को दिखा लाओ, बहुत ही कमजोरी लगती है मुझे। अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, यह सब आपके मन का भ्रम है, आप जो बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है ना, उसी की वजह से आपको घुटनों में दर्द रहता है। और ऐसा बोलते हुए सावित्री जी की बहू मनोरमा रसोई में चली जाती है। फिर सावित्री जी अपनी बहू से बोलती, अरे बेटा कुछ नहीं तो 1 गिलास नींबू पानी ही दे दो, कुछ राहत मिल जाएगी, गर्मी भी बहुत है। ऐसा है माँ जी, 1 नींबू 5 रुपये मिलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको नींबू पानी पिला सके, जाइए यहाँ से। सुबह सुबह किटकिट करने लगती है। शाम को जब सावित्री जी का बेटा राम प्रसाद जी आती है तो सावित्री जी अपने बेटे से बोलती है, बेटा मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है और कमजोरी भी मुझे बहुत लगती है, तो मुझे शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, अब यह बर्दाश्त नहीं होता है। राम प्रसाद जी अपनी माँ से बोलते हैं, अरे तुम बेकार में अपना रोना रोती रहती हो, भले चंगी तो दिखती हो। ऐसा बोलते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में जब राम प्रसाद जी अपनी तीनों बेटी और बेटी के साथ खाना खाने बैठे तो सावित्री जी भी अपने खाने के लिए उनकी तरफ देखने लगती है। तो राम प्रसाद जी बोलते, माँ कितनी बार कहा है कि खाने के टाइम ऐसे ना पूरा करो, तुम तो ऐसे ललचाई भरी नज़रों से देखती हो जैसे तुम्हें कोई कुछ खाने को ही नहीं देता है। तब बहू मनोरमा बोलती है, इस बुढ़िया की तो लार ही टपकती रहती है, दिन भर कितना भी खाने को दे तो उनका तो पेट ही नहीं भरता है। तो सावित्री जी बोलती, बेटा तुमने सुबह रात की 2 बासी रोटी खाने को दी थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बासी रोटी अच्छी नहीं लगती है, और फिर तुमने दोपहर में भी पानी जैसी दाल और जरे से चावल दिए थे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं शुगर की मरीज हूँ, मैंने वो चावल भी नहीं खाए थे। तो बेटा अब तो भूख लगेगी ही। ठीक है ज़्यादा मुँह ना चला बुढ़िया, खाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और उनके सामने मनोरमा जी दोपहर की रोटी और दाल पटक कर रख देती हैं। तो सावित्री जी बोलती, बेटा आज तो तुमने पनीर की सब्ज़ी बनाई, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। सावित्री जी को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, इसलिए वो अपनी बहू से पनीर की सब्ज़ी मांगने लगती हैं। तो राम प्रसाद जी बोले, माँ बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है, बुढ़ापे में तो सादा भोजन नहीं करना चाहिए जो आपकी बहू ने दिया है, चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो भूख से ही सो जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ बैठे बैठे रोइए मत, अपनी थाली ले लीजिए, अपने कमरे में जाकर खाइए, ऐसे ललचाई नज़रों से देखेंगे तो हम लोगों को शरीर में भी नहीं लगेगा।
चलिए जाइए यहाँ से, राम प्रसाद जी अपनी माँ सावित्री से बोलते हैं। तभी मनोरमा जी अपनी सासू माँ से बोलती हैं, और हाँ माँ जी, कान खोल कर सुनिए, खाना खाकर सो मत जाइएगा, सारे बर्तन में धुलकर खा रखना है, नहीं तो आराम फरमाने लगी बेचारी। सावित्री जी चुपचाप अपनी थाली उठाकर अपनी कमरे में चली जाती हैं। इधर सभी लोग मिलकर पनीर की सब्जी खाकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वही बूढ़ी माँ रोते हुए बासी रोटी खा रही थी। सभी लोग खा पी कर सोने चले जाते हैं। सावित्री जी सारे बर्तन धोकर रखती हैं और जैसे ही अपने बेटी बहू के कमरे से निकलती है तो उनको कुछ आवाज़ आती है। मनोरमा अपने पति से बोल रही थी, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना ही दुर्भर कर रखा है। जब देखो अपनी बीमारी का रोना रोती रहती है। आप तो काम भी चले जाते हैं, लेकिन ये मेरा दिमाग खाती रहती हैं। काम काज तो करती नहीं, बस खाने को मिलता रहे उनको। अच्छा, अरे मैं भी इनकी चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। घर में घुसता नहीं है, इनका रोना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कैसे पीछे छुड़ाऊँ। तब मनोरमा जी बोलती है, मैं तो आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इन्हें बड़े भैया के पास छोड़ आओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तब राम प्रसाद जी बोलते हैं, तुम्हें पता भी है भैया, जो भी हम खेती कर रहे हैं वो उन्होंने माँ जी के लिए छोड़ी है, नहीं तो भाभी इतनी सीधी कहाँ है जो अपना हक छोड़ दे। तो मनोरमा बोलती है, तो क्या हमें ज़िंदगी पर इनका बोझ ढोना पड़ेगा, मरते भी तो नहीं हैं, जल्दी मर जाए तो हमारा पीछा छूटे। तब राम प्रसाद जी अपनी पत्नी मनोरमा जी से बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, नहीं तो तुम्हारे फूल जैसे चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाएगी। फिर राम प्रसाद जी आगे बोलते हैं, लगता है माँ को घुटने वाले डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, जिससे उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए और उनकी चिकचिक भी दूर हो जाए। इधर सावित्री जी जैसे यह बात सुनती है कि उनका बेटा उन्हें डॉक्टर को दिखाने को बोल रहा है तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। सावित्री जी के वहाँ से चले जाने के बाद मनोरमा अपने पति से बोलती है कि आपकी मती ही मारी गई है, जो बुढ़िया का इलाज कराने चले गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उन पर फूक हो सके। फिर राम प्रसाद जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे पागल, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवाता फिरूँ। वो तो मैं सोच रहा था कि शहर ले जाकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। मैंने सुना है उस वृद्धाश्रम के आसपास बहुत सी दुकानें हैं, मैं माँ जी को वहीं छोड़ चला आऊँगा तो उनको कोई ना कोई वृद्धाश्रम में पहुँचा ही देगा। और इधर भैया भाभी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं है और ना ही फ़ोन करते हैं कि माँ जी हमारे साथ रह रही है या नहीं। मनोरमा अपने पति की आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। फिर राम प्रसाद जी बोलते हैं, लेकिन हमें माँ जी के साथ 4-5 दिन अच्छे से रहना होगा। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हो कि हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। 2-3 दिन अच्छे से बीते तो मनोरमा अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप तैयार हो जाइए, आपको डॉक्टर को दिखाने शहर ले जाएंगे। तभी सावित्री जी बोलती, हाँ बेटा, पता है तुम लोग 2 दिन पहले इस संबंध में बात कर रहे थे ना। तो मनोरमा और राम प्रसाद जी एकदम दंग रह जाती हैं कि माँ जी ने तो उनका पूरा प्लान सुन लिया। तो मनोरमा जी बोलती हैं, क्या माँ जी आप हम लोगों की बातें छुप छुप कर सुनती हैं। तो सावित्री जी बोलती है, नहीं बेटा, वो तो मैं उस रात दिन बर्तन धोकर तुम्हारे कमरे के सामने से निकल रही थी तो मैंने अपने बेटे को कहते सुना कि वो मुझे डॉक्टर के लिए जाएगा और मेरे घुटनों का इलाज करवाएगा। तब मनोरमा राम प्रसाद जी को सांस में सांस आए। तब उन्हें पता चला कि माँ जी ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी। फिर सावित्री जी को मनोरमा 3-4 साड़ी डालकर एक बैग पकड़ा देती है। तो सावित्री जी पूछती है, बेटा कपड़ों की क्या ज़रूरत है, सुबह जाना है, रात को वापस आ जाना है। अरे माँ जी, कहीं डॉक्टर ने टेस्टिंग वगैरह लिख दिया तो वहाँ आपको 2-4 दिन रुकना भी पड़ेगा। हाँ बहू, हो सकता है डॉक्टर मेरे पैरों की टेस्टिंग लिख दे। तुम ठीक कह रही हो बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। और वो अपने बेटे के साथ शहर दिखाने के लिए निकल पड़ती हैं। राम प्रसाद जी शहर पहुँचकर उन्हें चाय की दुकान पर बैठा देते हैं और उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं और बोलते हैं, माँ जी मैं बस अभी हॉस्पिटल से होकर आता हूँ, आपका नंबर लगा दूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होगा, आप वो भीड़ देखकर घबरा जाएंगे। सावित्री जी बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन तू ज़रा जल्दी आना, मुझे इंसान शहर में डर लगता है।
अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी गया और नंबर लगाकर अभी आया। दोपहर से शाम हो जाती है, राम प्रसाद जी अपनी माँ को लेने नहीं आते हैं। तो सावित्री जी चाय की दुकान पर बैठे व्यक्ति से पूछती है, बेटा यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है? मेरा बेटा मुझे यहाँ घुटनों की डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया था। तो दुकान वाला बोलता है, माँ जी यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है, मेरे पास में एक ज़रूर वृद्धा आश्रम में आपको आपका बेटा झूठ बोलकर गया है। तो सावित्री जी बोलती, नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो कहीं फंस गया होगा। अब तो सावित्री जी की बेचैनी बढ़ती जाती है। रात भी होने लगती है, लेकिन सावित्री जी का बेटा उन्हें लेने नहीं आता है। रात के 11 बज गए, लेकिन सावित्री जी का बेटा उन्हें लेने नहीं आया। तो चाय की दुकान वाले व्यक्ति ने कहा, माँ जी 15 से 20 दिन में कोई ना कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, तुम सही नहीं बोल रही हो, मेरा बेटा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, वो मुझे ज़रूर लेने आएगा। तो वो चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। सुबह सुबह जब वो अपनी दुकान पर आया तो देखा सावित्री जी वहीं बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तो चाय वाला माँ जी से कहने लगा, मैंने बोला था ना माँ जी कि आपका बेटा नहीं आएगा, आप चलिए यहाँ से, आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ, और अगर आपका बेटा आता है तो मैं आपके पास ले आऊँगा। सावित्री जी बेबस भरी नजरों से उसके साथ वृद्धाश्रम पहुँच जाती है। वह जैसे ही वृद्धाश्रम को देखती है तो उनके आंसू ही नहीं थमते, बेतहा से रोए जा रही थी। तभी उनके एक जैसी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह तो हर माँ बाप की कहानी है। माता पिता अपने दुख दर्द सहकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी अरमानों के साथ शादी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें यह सब देखने को मिलता है। मेरे भी कहने को 4 बेटे हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन किसी के पास मुझे रखने की जगह नहीं है। मैं तो भगवान से बोलती हूँ कि काश भगवान मुझे एक लड़की दी होती, तो वो बेटी आज इस माँ का दर्द तो समझ सकती, प्यार से 2 मीठे बोल तो बोलती। क्या बहन तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? तो सावित्री जी बोलती, बहन एक बेटी है जो बहुत ही अच्छे घर में है। और सावित्री जी सोचते हैं कि कितनी लाडली थी इनकी बेटी आराध्या, अपने पिताजी के 2 भाइयों के बीच में अकेली बहन। मेरे पति ने अपनी बेटी पर जान छिड़कती थी, सबसे छोटी थी, इसलिए जब बेटों की शादी के बाद मेरे पति ने बहू का रवैया देखा तो उसके 18 साल में एक अच्छे घर में शादी कर दी। दामाद जी इस शहर के बहुत बड़े व्यापार थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद तो उसके जैसे मैका ही छूट गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब भी आराध्या अपनी माँ सावित्री जी से मिलने आती तो राम प्रसाद जी और मनोरमा जी उससे अच्छे से बात न करते। बड़ा भाई तो पहले ही मतलब नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसे चाय तक को न पूछता। तो आराध्या जी अपनी माँ का हाल चाल पूछ कर यूँ ही चली जाती। वो सावित्री जी से भी बार बार बोलती कि माँ मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगी। लेकिन सावित्री जी बोलती, बेटा नहीं, बेटी का घर पानी भी पीना अच्छा नहीं होता, तुम मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, यहाँ भैया भाभी आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखते, खाने को भी तरसाते हैं, तुम मेरे साथ चलो ना माँ। लेकिन सावित्री जी अपनी पुत्री को हर बार मना कर देती हैं। एक बार जब बहुत दिनों तक आराध्या उनसे मिलने नहीं आए तो सावित्री जी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने जैसे तैसे से आराध्या के पास खबर भिजवाई कि बेटा एक बार अपनी माँ से मिल जाओ। आकर तो आराध्या अपनी माँ के लिए कुछ खाने का सामान और कुछ पैसे माँ को देने लगी। तो यह सब उसकी भाभी मनोरमा ने देख लिया। तो वे आराध्या का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर करते हुए बोलती है, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। आपको तो हमारी इज्जत का ख्याल ही नहीं आया। क्या हम आपकी माँ की सेवा नहीं करते? क्या हम उन्हें भूखा रखते हैं जो तुम अपनी माँ के लिए खाना बना कर लाए हो? साथ ही साथ कुछ पैसे लेकर तुमने हमें अपने ससुराल में मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रखा। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी माँ मरेगी तो हम तुम्हें खबर पहुँचा देंगे, तो तुम शमशान जाकर मिल लेना। आराध्या रोती हुई अपनी माँ से बोली, माँ मैं इस दहरी पे पैर नहीं रखूँगी और आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगी। तब मनोरमा बोलती, हाँ जाओ यहाँ से, बड़ी आई अपने ससुराल की रही दिखाने वाली। आराध्या अपने मायके की चौखट की थोड़ी सी मिट्टी लेकर चली गई
और फिर कभी भी नहीं आई। सावित्री जी के यह सब सोचकर आंसू बह जा रहे थे तो उनके पास बैठी वृद्ध महिला ने पूछा, क्या तुम्हारे भी कोई बेटी नहीं है? तो सावित्री जी बोलती, नहीं नहीं, मेरी तो एक प्यारी सी बेटी है जो इसी शहर में रहती है। मेरे दामाद तो इस शहर के जाने माने व्यापारी है। तो उनकी बात सुनकर उस आश्रम का एक कर्मचारी बोलता है, क्या नाम है आपके दामाद का? तो सावित्री जी बोलती, सोनू वर्मा। तो वो व्यक्ति बोलता है, और आपके बेटे का क्या नाम है? तो वो बताती है, आराध्या। तो वो कर्मचारी उन दोनों का नाम सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, वो दोनों पति पत्नी तो बहुत ही दयालु सज्जन है, क्योंकि वो हर साल इसी वृद्धाश्रम में आकर दान करते हैं। आराध्या जी अपने पिता के लिए और सास ससुर के लिए बरसी पर यहाँ पर दान करते हैं और गरीब बच्चों को भी दान देते हैं। उस कर्मचारी ने तुरंत ही सोनू जी को फ़ोन लगा दिया और सावित्री जी की बात उनसे करा दी और 1 घंटे में ही आराध्या और सावित्री जी इस वृद्धाश्रम में आ जाते हैं और अपनी माँ की ऐसी दशा देख कर वो उनसे लिपट कर रो पड़ती है। माँ, मैं पहले ही तुमसे कहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो उन लोगों ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। सावित्री जी बोलती, बेटा मुझे यह नहीं पता था कि तेरे भाई भाभी मुझे अपने घर से नहीं रखेंगे। मैं बोलती थी, है बेटा, तेरे भाई तो मुझे डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। और फूट फूट की रोने लगती। सोनू जी अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ जी आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ, आप चलिए हमारे साथ। सावित्री जी अपनी बेटी और दामाद के साथ चली जाती है, लेकिन वो अब अपनी बेटी दामाद के साथ में उदास रहती। एक दिन जब उनकी बेटी दामाद ने उनसे उदास होने का कारण पूछा तो वो पहले कुछ नहीं बोली, फिर बोली, बेटा माना मैं विद्र हो गई हूँ, लेकिन अब कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तेरा बेटा उस वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया था तो मैंने वहाँ के वृद्ध लोगों की एक उदासी देखी थी। तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी उनके लिए करूं, जैसे उन लोगों का दुख दर्द बांटूं। लेकिन बोलते हुए सावित्री जी रुक जाती है। लेकिन क्या माँ जी? सावित्री जी की बेटी दामाद एक साथ बोलते हैं, लेकिन बेटा इस सब को करने के लिए मुझे कुछ सहयोग चाहिए। तुम लोगों ने पहले मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है। और ऐसा बोलकर सावित्री जी चुप हो जाती है। तब उनके दामाद सोनू जी बोलते, अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने वाले तो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं और आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तब से सावित्री जी उस वृद्धाश्रम में रोज जाती थी और उन वृद्ध लोग से बातचीत करके उनका दुख दर्द बांटती, साथ ही उनकी जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें होती वो उनको एक डायरी में लिख लेती और अपने दामाद को पकड़ा देती थी। सोनू जी भी उन जरूरी सामान को तुरंत ही वृद्धाश्रम भेज देते थे। इस तरह एक दिन सावित्री जी उस वृद्धाश्रम की संचालिका बन गई। जब वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई तो वह अब महीने में 2 बार ही वृद्धाश्रम के हालचाल लेने आती थी। लेकिन अब उनकी बेटी आराध्या उस वृद्धाश्रम के सभी आवश्यकताओं को भली भांति ध्यान रखती थी। आज राम प्रसाद जी उसी वृद्धाश्रम में अपनी माँ के सामने खड़े थे, जिसमें वो उन्हें आज से 20 से 25 साल पहले छोड़कर चले गए थे। वो दम से अपनी माँ के चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन आज सावित्री जी ने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया और न ही उसे अपने साथ लेकर गए। लेकिन वो वृद्धाश्रम के जैसे हर सदस्य का ख्याल रखते, वैसे ही राम प्रसाद जी का भी ख्याल रखा जाता। आज राम प्रसाद जी को भली भांति समझ में आ गया था कि उसकी यह दुर्गति क्यों हुई है। वो उनके माँ के साथ क्या किया, गलत व्यवहार का ही फल है। आज राम प्रसाद जी किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं थे और रो रो कर अपने ईश्वर से अपनी करने की माफ़ी मांगते रहते थे। जब भी उनकी माँ वहाँ आती तो वो हमेशा उनके चरणों में गिरकर माफ़ी की भीख मांगते, लेकिन सावित्री जी से एक शब्द भी नहीं बोलती। आज एक माँ का मौन एक पुत्र के लिए अभिश्राप ही बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।